मेजर अदियान बात कर रहा हूँ मोहतरमा। अब आप कुछ बोलेंगी? वो अपने मासूम बारूब अंदाज में इस मासूम सी लड़की से कॉल पे बात कर रहा था जो फोन की दूसरी तरफ सहमी खड़ी थी। जी बोले, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मेजर अदियान आईएसपी का एक आला और ज़हीन एजेंट था जो कॉल ट्रेस करते हुए इस मासूम सी लड़की की आवाज़ सुनकर अपना दिल हार बैठा था। वो रमशा की तमाम इन्फॉर्मेशन निकालता इसके घर में इसके बॉडीगार्ड की जॉब करने लगा ताकि इस पे नज़र रख सके। जिसने सारी जिंदगी किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखा था, वो इसके रूम में जायजा लेने की गर्ज से गया। इस बात से बेखबर कि रमशा वॉशरूम में नहा रही है कि अचानक ही वो गीले वजूद को बाथरूम बाथरूम गाउन में कवर करती बाहर आई थी। सर, ये महज एक ब्लैकमेलिंग गैंग की फाइल नहीं है, बल्कि ये रियासत की वकार और एक मासूम की जिंदगी से खेली जाने वाली घिनौनी बाजी है। और मैं इस बाजी को उलटने का हुनर बाखूबी जानता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर वो नेटवर्क चाहिए जो डिजिटल पर्दों के पीछे छुपकर मुअज़्ज़िज़ीन की ज़िंदगियों में ज़हर घोल रहा है। मेजर अदियान की आवाज़ इंटेलिजेंस एजेंसी के इस इंतहाई जदीद और हसास साइबर क्राइम सेल के पुरसुकून माहौल में किसी बिजली के कड़ाके की तरह गूंजी थी। इसकी रोबदार वजूद से पूरती संजीदगी वहाँ मौजूद हर मातहत के लिए एक खामोश तंबी थी कि आज मेजर किसी रियायत के मूड में नहीं है। अदियान की अकाबी नजरें बड़ी स्क्रीन पर चमकते हुए इस मखसूस नंबर पर जमी हुई थी जो पिछले कई रोज से एक नामालूम लड़की के फोन के जरिए रियासत के हसास इदारों को धमकियां भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसके चेहरे की तराश खराश में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो किसी कदीम चट्टान का तराशा हुआ टुकड़ा हो जिस पर वक्त की तलखियों ने अपना नक्श तो छोड़ा था, मगर इसकी मजबूती में कोई दरार न आई थी। वो अपने काम में जुनून की हद तक लगाव रखता था और इसके लिए इस मिशन में ही इसकी कुल कायनात था। मेजर रिपोर्ट कहती है कि जिस नंबर से ये कॉल्स हो रही हैं वो एक तालबा रमशा के नाम पर रजिस्टर्ड है। क्या हम टीम भेजकर इसे हिरासत में ले लें? इसके मातहत ने डरते डरते सवाल किया तो अदियान ने एक सर्द निगाह इस पर डाली जिससे सामने वाले के खून में बर्फ सी जम गई। नहीं, एजेंसी का उसूल है कि जब तक शिकंजा पूरी तरह तैयार ना हो जाए शिकारी को हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं इस केस की बारीक-बीनी से खुद तफ्तीश करूंगा। मुझे इस नंबर की हर सेकंड की लोकेशन और फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसने फैसलाकुन अंदाज में कहा और फिर रात के इस पहर जब शहर की रोशनियां मत्थम पड़ने लगती हैं, अदियान अपने मखसूस और खुफिया मॉनिटर रूम में तन्हा बैठा हेडफोन्स लगाए इस नंबर की कॉल इंटरप्ट कर रहा था कि अचानक एक कॉल इसके सिस्टम पर नमूदार हुई। हेडफोन से उभरने वाली आवाज ने अदियान के हाथ एक पल के लिए साकित कर दिए। वो एक लड़की के सिसकने और बिलकने की आवाज़ थी जो किसी नामालूम हैकर के सामने अपनी ज़िंदगी की भीख माँग रही थी। प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे फ़ोन के ज़रिए मेरे पापा तक क्यों पहुँचना चाहते हो? मैं मर जाऊँगी अगर पापा को कुछ पता चला। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। वो रमशा की काँपती हुई कर्ज में डूबी आवाज़ थी जो अदियान की समातों से टकराई तो इसके सख्त दिल के किसी कोने में एक अजीब सी टीस उठी थी। एक पेशावर एजेंट होने के नाते वो जानता था कि मुजरिम कैसे अदाकारी करते हैं, मगर इस आवाज़ में मौजूद वो मासूमियत और खालिस खौफ ऐसा था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। अदयान ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और इसके माथे पर गुस्से की रगें उभर आईं। इसे महसूस हुआ कि वो लड़की मुजरिम नहीं बल्कि इन दरिंदों के जाल में फंसी हुई एक ऐसी मासूम चिड़िया है जिसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लम्हे एजेंसी के खुश्क उसूलों पर एक इंसान का ज़मीर गालिब आ गया और अदियान ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस नामालूम लड़की की हिफाजत को अपना ज़ाती मिशन बनाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा रमशा, अब तुम्हारा मुहाफ़िज़ जाग चुका है। इसने अपने आप से सरगोशी की और अगली सुबह जब इसने रमशा की मुकम्मल प्रोफ़ाइल निकाली, तो इसके सामने वो राज़ फ़ाश हुआ जिसने इस केस की नौयत ही बदल दी। रिमशा के वालिद कोई आम बिज़नेसमैन नहीं, बल्कि एक आलमी शोहरत याफ़्ता साइंसदान थे जिसके पास रियासत के इंतहाई हसास दिफाई प्रोजेक्ट्स का डेटा मौजूद था। ओह! तो खेल रिमशा से शुरू होकर इसके बाप के लैपटॉप तक जाता है। ये हैकर्स रमशा को ब्लैकमेल करके इसके बाप का डेटा चुराना चाहते हैं। अदियान ने अपने आला अफसरान के सामने फाइल पटकते हुए कहा जब हक्काम ने रमशा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया तो अदियान ने बड़ी जुर्रत से इनकी मुखालफत की। सर, अगर हमने इसे गिरफ्तार किया तो असल मुजरिम अलर्ट हो जाएंगे और शायद वो इसे मार दें या गायब हो जाएं। मुझे एक मौका दें, मैं छुट्टियां ले रहा हूँ और मैं अंडर कवर होकर इस लड़की के घर जाऊंगा। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। रमशा की जान भी बच जाएगी और हैकर्स का पूरा नेटवर्क भी मेरे हाथ आएगा। इसकी मजबूत दलील और साबका रिकॉर्ड को देखते हुए महकमा
ने इसे इस खतरनाक और हसास मिशन की इजाज़त दे दी। अब अगला मरहला रिम्शा के घर में दाखिल होना था। अदयान को मालूम हुआ कि रिम्शा के वालिद अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए एक तरबियत याफ्ता बॉडीगार्ड की तलाश में हैं, क्योंकि इन्हें अभी कुछ पुरस्रार धमकियां मिल चुकी थीं। अदयान ने अपना मेजर वाला रोब, अपनी वर्दी और अपनी शनाख्त एक गहरे संदूक में बंद की और एक आम सी मगर इंतहाई चौकन्ना और मजबूत बॉडीगार्ड अली का रूप धार लिया। इसने एक सादा सी शर्ट और पैंट पहनी, अपनी आंखों में एक खास किस्म की खामोशी सजाई और इंटरव्यू के लिए रमशा के बंगले पर पहुंच गया। जब वो वहाँ के वसीयों और ईज़ान को पार करके ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो रमशा के वालिद इसकी शख्सियत का सहर देखकर मुतासिर हुए, बगैर ना रह सके। अली, मुझे एक ऐसा गार्ड चाहिए जो मेरी बेटी की सिक्योरिटी को अपनी जिंदगी से बढ़कर समझे। क्या तुम ये कर सकोगे? रमशा के वालिद ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा तो अतियान ने अपनी गर्दन हल्की सी झुकाई और अपनी भारी मर्दाना आवाज में गोया हुआ, साहब, हिफाजत करना मेरा पेशा नहीं, मेरा मज़हब है। जब तक अली आपके घर के गेट पर खड़ा है, कोई भी बुरी नज़र इस दहलीज को पार नहीं कर सकेगी। आप मुझ पर भरोसा करके देख लें। इसके लहजे में ऐसी मजबूती और सच्चाई थी कि इन्होंने बगैर किसी मजीद सवाल के इसे नौकरी पर रख लिया। अभी वो वहां खड़ा घड़ी की सिक्योरिटी कैमरों की जायजा ले रहा था कि अचानक सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरती, सादा गुलाबी जोड़ा, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर खौफ की वो दबीज है जिसे अदियान ने फोन पर महसूस किया था। वो रमशा थी। अदियान ने पहली बार इसे देखा तो इसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। इसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ इन लोगों में होती है जिन्होंने दुनिया के मकरू फरेब न देखे हों। अदियान का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया, मगर इसने फौरन अपनी नजरें फर्श की तरफ मोड़ ली। रमशा बेटा, ये अली हैं, आज से आपके बॉडीगार्ड। अब जहाँ भी जाएंगी ये आपके साथ होंगे। वालिद वालिद ने तारुफ कराया तो रमशा ने एक बुझी हुई नजर अली पर डाली और आहिस्ता से कहा, पापा, मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अदियान ने इसकी आवाज में वही लर्जिश महसूस की जो इसे मॉनिटरिंग रूम में सुनाई दी थी। मैम, ये जरूरत नहीं, ये एहतियात है और एहतियात कभी बुरी नहीं होती। अदियान ने पहली बार इसे मुखातिब किया तो रमशा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसे इस गार्ड की आवाज में एक अजीब सी ताकत और अपनायत महसूस हुई जो इसे दूसरे मुलाजमीन से मुख्तलिफ बना रही थी। रमशा खामोशी से वहां से चली गई, मगर अदियान की अकावी नजरें अब इस पर मरकूज थीं। इसे मालूम था कि इस घर में दाखिल होना तो आसान था, मगर इस लड़की का एतमाद जीतना और इसे इन डिजिटल दरिंदों से बचाना एक ऐसा मुआरका है जहां इसे अपनी हर सांस दांव पर लगानी पड़ेगी। इसने महसूस किया कि घर के पुराने मुलाजमीन इसके रोबदार वजूद से खौफजदा हैं, मगर इसे इसकी परवाह नहीं थी। वो अब एक साए की तरह रमशा के गिर्द मौजूद था। वो एक ऐसा हिसार बन चुका था जिसे तोड़ना हैकर्स के लिए नामुमकिन होने वाला था। इसने इस रात के अंधेरे में घर के कोने कोने का मुआयना किया और अपने जहन में नक्शा तैयार कर लिया कि कहाँ से हमला हो सकता है। अदियान जानता था कि दुश्मन बहुत चालाक है, मगर वो ये भूल गए थे कि इस बार इनका पाला एक ऐसे मुहाफिज से बड़ा है जो इश्क और फर्ज की सरहदों पर पहरा देना जानता है। अदियान ने रिमशा के कमरे की बालकनी की तरफ एक आखिरी नजर डाली जहां अभी रोशनी चल रही थी, और इसने दिल ही दिल में अहद किया, रमशा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी हिफाजत के लिए वो शख्स आ गया है जो तुम्हारी खातिर मौत की आंखों में आंखें डाल सकता है। और यूं एक मेजर का एक मामूली गार्ड बनकर शुरू होने वाला ये सफर एक ऐसी दास्तान का आगाज बन गया जिसमें अभी बहुत से तूफान आना बाकी थे। इसने अपने मोबाइल पर एजेंसी का एक मुख्तसर कोड भेजा जिसका मतलब था मिशन शुरू हो चुका है। इस रात अभियान को नींद नहीं आई। वो पूरी रात लॉन में टहलता रहा, इसकी नजरें हर हरकत पर थीं। वो जानता था कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है, मगर इसे इस बात का इत्मीनान था कि वह अब रिमशा के करीब है, इतने करीब कि इसकी एक पुकार पर वो अपनी जान हाजिर कर सकता है। यही वो लम्हात थे जहाँ एक सख्तगीर फौजी अफसर के अंदर का इंसान बेदार हो रहा था, जिसे अब सिर्फ अपने मुल्क की ही नहीं बल्कि एक मासूम लड़की की इज्जत की भी फिक्र थी, और यही वो फिक्र थी जो इसे इस मिशन में जीने का एक नया हौसला दे रही थी। अदियान के लिए इंटेलिजेंस की दुनिया में ये कोई पहला मिशन नहीं था, मगर ये पहला मौका था जब वो किसी मासूम के जज्बात के इतने करीब था। इसने घर की सिक्योरिटी का चार्ज संभालते ही अपने अकाबी नजरों से हर इस गोशे का मुआयना किया जहाँ से खतरा जन्म ले सकता था। वो एक साए की तरह रमशा के गिर्द मौजूद रहता, मगर इसकी खामोशी ऐसी थी कि घर के मुलाजमीन इसे कोई बेहिस मशीन समझने लगे थे। एक दोपहर जब सूरज सवा नेजे पर था और लोहे के थप
और लू के थपेड़े झुलस रहे थे। अदनान पोर्च में खड़ा बैरूनी गेट की तरफ देख रहा था कि अचानक रमशा इसके करीब आई। इसके हाथ में ठंडे पानी का गिलास था और इसकी आंखों में वही मासूमियत थी जिसने अदनान के अंदर के मेजर को एक लम्हे के लिए कमजोर कर दिया था। अली, आप इतनी तपती धूप में क्यों खड़े हुए हैं? इंसान हूँ, कोई पत्थर तो नहीं है, ये पानी पी लें। रमशा ने धीमी आवाज में कहा तो अदनान ने अपनी संजीदगी बरकरार रखते हुए गिलास थाम लिया। शुक्रिया मैम, मेरा काम मौसम देखना नहीं, सिक्योरिटी देखना है। इससे मुख्तसर जवाब दिया तो रमशा हल्का सा मुस्कुराई। आप हर वक्त इतने रौब में क्यों रहते हैं? क्या कभी मुस्कुराना मुस्कुराना नहीं सीखा? रमशा के इस सवाल पर अदियान ने गहरी नजर इस पर डाली और ग्लास वापस करते हुए बोला, मुस्कुराहट दुश्मन को कमजोर दिखाती है मैम, और मैं कमजोर नहीं होना चाहता। आप अंदर जाएं, बाहर का दर्जे हरारत आपके लिए नहीं है। रमशा इसके इस अजीब मगर बावकार जवाब पर कुछ कहे बगैर अंदर चली गई, मगर अदियान के दिल में इस छोटी सी नेकी ने एक अजीब इर्तिशार पैदा कर दिया था। अभी वो अपनी पोजीशन संभाल ही रहा था कि एक काली लग्जरी कार शोर मचाती हुई पोर्च में रुकी और इसमें से जुबैर निकला। रमशा को वो मगरूर कज़न जिसकी फाइल अदियान पहले ही पढ़ चुका था। जुबैर ने गाड़ी से उतरते ही अदियान को हकारत से सर से पाँव तक देखा। ओए, तुम नए मुलाजिम हो? जाओ गाड़ी से मेरा सामान निकालो और कमरे में पहुंचाओ। जुबैर ने तमकीनत से हुक्म दिया तो अदियान की आंखों में खतरनाक चमक लहराई, मगर इसने अपने गुस्से को पी लिया। माजर साहब, मैं बॉडी गार्ड हूँ, कुली नहीं, आपका सामान मुलाजिम उठाएंगे। अदियान के इस बेबाक जवाब ने जुबैर को आंख को गोला कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? जानते हो मैं कौन हूँ? एक मिनट, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ। जुबैर इसके करीब आकर चिल्लाया तो अदियान ने अपनी जगह से एक इंच हिले बगैर सख्त लहजे में कहा, मैं सिर्फ साहब का हुक्म मानता हूँ और मेरी ड्यूटी मैम साहबा की हिफाजत है, आपके सामान की नहीं। इस तकरार पर हमशा बाहर आ गई और सूरत हाल को संभालते हुए बोली, जुबैर, तुम अभी आए हो और अभी से हंगामा शुरू कर दिया है। अली ठीक कह रहे हैं, वो बॉडीगार्ड है। जुबैर बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया, मगर अदियान को इसकी हरकत मशकूक लगी। इसने महसूस किया कि जुबैर का फोन मुसलसल वाइब्रेट कर रहा है। रात के वक्त जब जुबैर लान में फोन पर किसी से दबी आवाज से बात कर रहा था, ध्यान एक साय की तरह इसके पीछे पहुंचा और कमाल महारत से एक छोटी सी माइक्रोचिप इसके कोट की जेब में प्लांट कर दी। खेल अब दिलचस्प होगा जुबैर साहब, अदियान ने दिल ही दिल में सोचा। अगली सुबह जब रिमशा को यूनिवर्सिटी जाना था, अदियान ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। अभी वो मरकजी शाहराह पर पहुंचे ही थे कि अदियान ने व्यू मिरर में एक काली गाड़ी को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देखा। मैम, सीट बेल्ट बांध लें और सर नीचे कर लें। अदियान ने पुरसुकून मगर फैसला कुन आवाज में कहा तो रमशा घबरा गई। अली, क्या हुआ? वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। रमशा की आवाज खौफ से लरज रही थी। घबराए नहीं, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करें। अदियान ने एक्सीलेटर पर पाँव दबाया और गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ गई। पीछे वाली गाड़ी ने ओवरटेक करने की कोशिश की और एक मोड़ पर इन्हें घेरने का मंसूबा मंगाया, मगर अदियान ने जिस महारत से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, रिमशा की चीख निकल गई। अली, हम मर जाएंगे, आहिस्ता करें। रमशा ने हाँफते हुए कहा तो अदियान ने एक हाथ से इसे तसल्ली दी। मुझ पर भरोसा रखें रिमशा, आपको कुछ नहीं होगा। इससे गाड़ी को एक तंग गली में मोड़ा और फिर ऐसी ड्राइविंग दिखाई कि पीछे करने वाला ट्रैफिक के हुजूम में उलझ कर रह गए। चंद मिनटों बाद वो यूनिवर्सिटी के महफूज गेट पर थे। रमशा का सांस फूला हुआ था और वो हैरत से अदियान को देख रही थी। तुमने ये सब कैसे किया? तुम तो एक आम गार्ड हो, ऐसी ड्राइविंग तो सिर्फ फिल्मों में या स्पेशल फोर्सेस में होती है। रमशा ने सवाल किया तो अदियान ने नजरें झुका ली। खतरा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है मैम, आप अंदर जाएं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस दिन रमशा के दिल में अली के लिए एक ऐसा एतमाद पैदा हुआ जो किसी पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। शाम को जब वो वापस घर पहुंचे तो जुबैर पहले से लॉन में मौजूद था और इसे देखते ही तंज करने लगा। सुना है आज यूनिवर्सिटी जाते हुए कोई हादसा होते होते बचा। रमशा, मैंने कहा था ना, ये गार्ड नाअहल है, से कुछ नहीं आता। जुबैर ने अदियान के करीब आकर इसके सीने पर उंगली मारी। तुम जैसे 2 टके के नौकरों की वजह से मुअज़्ज़ज़ घरानों की जानें खतरे में पड़ जाती हैं। तमीज़ सीखो वरना मैं सिखा दूँगा। अदियान साकत खड़ा रहा। इसकी मुठ्ठियाँ बिछी हुई थीं और अगर वो मिशन पर ना होता तो ज़ुबैर की ये उँगली अब तक टूट चुकी होती। मगर इससे पहले कि अदियान कोई रद्द-ए-अमल देता, रमशा की आवाज़ गूंजी। बस ज़ुबैर, बहुत हो गया, अपनी ज़बान पे लगाम डालो। रमशा गुस्से से लाल होकर इनके दरमियान खड़ी हो गई। तुम अली को एक मामूली सा नौकर कह रहे हो। आज अगर मैं ज़िंदा यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ़ अली की वजह से हूँ। ये हमारे घर का मुलाज़िम नहीं, मेरी इज़्ज़त और मेरी ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ है। तुम इससे बदतमीज़ी करने वाले
कोई नहीं होते, दोबारा इसे नौकर मत कहना। रमशा की इस डांट ने जुबैर को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया और वो पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। अदियान ने हैरत से रमशा को देखा जो अभी तक गुस्से में हाँफ रही थी। मैम, आपको मेरे लिए ऐसे बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। अदियान ने धीमी आवाज में कहा तो रमशा ने मुड़कर इसकी आंखों में आंखें डाली। क्यों बर्दाश्त करें अली? आप इंसान हैं और मेरे मुहाफ़िज़ हैं। मैं किसी को अपनी ढाल की तौहीन नहीं करने दूँगी। ये कहकर वो चली गई मगर अदयान वहीं खड़ा रह गया। इसे महसूस किया कि इस लड़की की मासूमियत के पीछे एक ऐसी हमदर्दी छुपी है जिसने इसके इंटेलिजेंस अफ़सर वाले लिबादे में शगाफ़ डालना शुरू कर दिया था। इसने अपने मोबाइल पर चिपके सिग्नल चेक किए तो इसे मालूम हुआ कि ज़ुबैर अभी किसी से कह रहा था कि आज का प्लान नाकाम हो गया। वो गार्ड बहुत चालाक निकला, अगली बार हमें कुछ बड़ा करना होगा। अतियान की आंखों में खून उतर आया। इसे यकीन हो गया कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद है। तुमने अपनी हद पार कर ली है जुबैर, अब तुम्हें मेजर अदियान के कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। इसने सर्द आह भरी और लॉन के अंदर अंधेरे में गायब हो गया। वो जानता था कि अब इसे रमशा को इसके अपनों से भी बचाना होगा और ये जंग अब सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं बल्कि एतमाद और जज्बात की भी बन चुकी थी। इसने आसमान की तरफ देखा जहां बादल गरज रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके अंदर एक तूफान मच रहा था। इसे रिमशा के वो अल्फाज याद आ रहे थे, मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी का मुहाफिज। और इसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस मान को कभी टूटने नहीं देगा, चाहे इसके लिए इसे अपनी असलियत ही क्यों ना जाहिर करनी पड़े। मगर अभी वक्त नहीं आया था। इसे अभी बहुत से चेहरों से नकाब उतारने थे और रमशा के गिर्द इस खामोश रोमांस की एक ऐसी दीवार खड़ी करनी थी जिसके बाहर कोई भी शर पहुंचने की हिम्मत ना कर सके। और अब सिर्फ मेजर नदियान ही नहीं था, वो रमशा का वो अली बन चुका था जिसकी खामोशी में भी 1000 पुकारें छुपी थी। इसने घर के पिछले हिस्से में नस्ब खुफिया कैमरों का डेटा चेक किया तो इसे एक मशकूक हरकत नजर आई। कोई रात के पिछले पहर रमशा के कमरे की तरफ जा रहा था। अदियान के हाथ पिस्तौल के हैंडल पर जम गए। खेल अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है, इसने सोचा और दबे पांव साय के पीछे चल दिया। इसे मालूम था कि आज की रात बहुत से राजों से पर्दा उठाने वाली है और इसे हर सूरत तमचा के आंसुओं को गिरने से पहले ही रोकना था। रात की खामोशी अपनी पूरी संगीनगी के साथ बंगले पर छाई हुई थी और आसमान पर बादलों की गरज चमक किसी आने वाले तूफान का पता दे रही थी। रमशा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवाओं के थपेड़े सह रही थी कि अचानक इसके मोबाइल की स्क्रीन एक मैसेज की रोशनी से जगमगा उठी। मैसेज पढ़ते ही इसके चेहरे की रंगत सफेद पड़ गई और वो लरजते हाथों से मोबाइल वहीं छोड़कर फर्श पर बैठ गई। इसकी सिसकियां जब्त की हदें तोड़ रही थी कि अचानक नीचे लॉन से एक भारी और पुरवकास आवाज उभरी। मैम, मैं नहीं जानता कि इस छोटे से आले ने आपको क्या दुख दिया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी दुख आपके हौसले से बड़ा नहीं हो सकता। रमशा ने चौंक कर नीचे देखा जहां अली अंधेरे में एक चट्टान की तरह खड़ा था। इसकी नजरें हमेशा की तरह झुकी हुई थी, मगर आवाज में वो मजबूती थी जो लड़खड़ाते कदमों को सहारा दे दे। अली, तुम नहीं जानते वो लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं बाबा का सामना कैसे करूंगी? रमशा ने रोते हुए कहा तो अदियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैम, जब तक मैं जिंदा हूँ और आपके इस घर की दहलीज पर पहरा दे रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपकी इज्जत और वकार पर आंच नहीं ला सकती। ये अली का नहीं, एक मुहाफिज का वादा है, आप बस खुद पर यकीन रखें। अदियान के इन अल्फाज ने रमशा के तड़पते दिल पर मरहम का काम किया। वो आंसू पोंछते हुए से देखने लगी। तुम्हारे पास ऐसा क्या है अली कि तुम्हारी एक बात पर मेरा सारा डर खत्म हो जाता है? तुम एक आम गार्ड तो नहीं हो सकते। रमशा ने हैरत से पूछा तो अदियान के लबों पर एक उदास मुस्कुराहट आई। मैं सिर्फ एक साया हूँ मैम, और सायों की अपनी कोई हकीकत नहीं होती। आप जाकर आराम करें, कल का सूरज आपके लिए उम्मीद की नई किरण लाएगा। इस रात के बाद इन दोनों के दरमियान एक अनकही कुर्बत और खामोश रोमांस का आगाज हुआ जिसमें लफ्जों से ज्यादा एहसासात बोलते थे। अदियान को अब मालूम हो चुका था कि रमशा को देर तक पढ़ते हुए काली कॉफी पीना पसंद है। वो बगैर कहे खामोशी से कड़क कॉफी का मग इसकी मेज पर रखकर चला जाता। जब कभी रिमशा लाइब्रेरी में बैठी होती और धूप इसके चेहरे पर आती तो अदियान दूर खड़ा खामोशी से इस तरफ का पर्दा गिरा देता। शुक्रिया अली, तुम मेरी छोटी छोटी जरूरतों का इतना ख्याल कैसे रख लेते हो? रमशा ने एक दिन पूछा तो अदियान ने नजरें झुकाए जवाब दिया। मुहाफिज की नजर सिर्फ दुश्मन पर नहीं, अपने अपनों के आराम पर भी होनी चाहिए मैम। रमशा इसकी इस गहरी बात पर मुस्कुरा दी।
काश दुनिया के तमाम मर्द तुम्हारे जैसे बावकार होते। ये सुनकर अदियान का दिल एक लम्हे के लिए लरस गया, मगर इसने अपने मिशन को याद रखा। रात की तारीकी में जब पूरा घर सो जाता, अदियान अपने खुफिया लैपटॉप पर एजेंसी के साइबर सेल से राब्ता करता। सर, रिपोर्ट दें, क्या पेशरफ थे? अदियान ने अपने सीनियर से पूछा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मेजर अदियान, आपका शक दुरुस्त था। जुबैर कल रात हैकर्स के साथ मिलकर फाइनल अटैक करने वाला है। वो आपके साइंसदान साहब के लैपटॉप से डेटा चुराएगा। और एक और बुरी खबर है, इसने रिमशा के कमरे में एक खुफिया बग प्लांट कर रखा है, जिससे वो इनकी हर बात सुन रहे हैं। ये सुनकर अदियान की आंखों में खून उतर आया। इसने मुट्ठियां भींच लीं, तो ये कमीना इस हद तक गिर गया है। सर, कल का ऑपरेशन मेरा होगा, मैं खुद इस कदार को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अगले दिन अदियान कुछ ज्यादा ही खामोश और गुमसुम था। रमशा ने इसकी बदली हुई रंगत भाप ली। अलिया, आज तुम्हारी आंखें बहुत थकी हुई लग रही हैं। क्या तुम किसी परेशानी में हो? रमशा ने फिक्रमंदी से पूछा तो अदियार ने इसे गहरी नजरों से देखा। मैम, कभी कभी अंधेरों से लड़ते लड़ते इंसान को रोशनी से डरने लगता है। कल शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या आप मुझ पर तब भी भरोसा करेंगी, जब आपको पता चलेगा कि मैं वो नहीं हूँ जो नजर आता हूँ? रमशा इसकी बात का मतलब ना समझ सकी, मगर इसकी मजबूती से कहा, अली, तुम जो कोई भी हो, मेरे लिए तुम वही इंसान हो जिसने मुझे जीना सिखाया। मेरा भरोसा तुम पर कभी खत्म नहीं होगा। अलियान ने एक लंबा सांस लिया। उम्मीद है कि आप अपने इन अल्फाज पर कायम रहेंगी, रमशा, क्योंकि सच अक्सर बहुत तल्ख होता है। इसने दिल ही दिल में सोचा कि कल जब इसकी असलियत सामने आएगी तो क्या रमशा इसे माफ कर पाएगी। लेकिन अभी इसके पास सोचने का वक्त नहीं था। इसे जाल बिछाना था। रात के 11 बज रहे थे और बंगले की फिजाओं में एक ऐसा तनाव था जिसे सिर्फ एक तरबती याफ्ता फौजी भी महसूस कर सकता था। अरियान ने बाबा साहब के स्टडी रूम का दरवाजा जानबूझकर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। वो खुद राहदारी के अंधेरे में छुप गया। वो जानता था कि जुबैर बेचैन है और आज रात ही कोई कदम उठाएगा। कुछ ही देर में जुबैर दबे पाँव वहां आया और इधर-उधर देखकर तेजी से अंदर दाखिल हो गया। इसने जल्दी से बाबा साहब का लैपटॉप ऑन किया और डेटा कॉपी करने के लिए अपनी यूएसबी लगा दी। जुबैर की आंखों में लालच और फताह की चमक थी कि आखिरकार हसास डेटा इसके हाथ लग गया है। मगर वो इस बात से बेखबर था कि ये लैपटॉप दरअसल अदियान का बिछाया हुआ एक डिजिटल जाल था। जैसे ही जुबैर ने यूएसबी लगाई, हैकर्स का नेटवर्क सीधा इंटेलिजेंस एजेंसी के रेडार पर आ गया। बाहर खड़े अदियान के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। शिकार खुद जाल में आ फंसा है, अदियान ने दिल ही दिल में कहा और खामोशी से वहां से निकल गया। इसके कान में लगी छोटी सी हैंड फ्री से एजेंसी के ऑपरेटर की आवाज है, मेजर, मछली चारा निकल चुकी है। हैकर्स ने इसके ड्राइवर के साथ जुड़े तम्मा हमारे ट्रैकर्स को रसाई दे दी है। हम इनके सर्विसेज में दाखिल हो रहे हैं। अब आपको वो बग तलाश करना है जो रमशा के कमरे में छुपाया गया है। अदियान ने गहरा सांस लिया और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। वो जानता था कि रमशा इस वक्त अपने स्टडी रूम में होगी। इसने दबे पाँव इसके बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में रमशा के परफ्यूम की धीमी सी खुशबू फैली हुई थी, जिसने एक लम्हे के लिए अदियान के हवास को मुतासिर किया, मगर इसने फौरन खुद पर काबू पाया। जब्त अदियान, तुम यहाँ एक मिशन पर हो। इसने अपने आप से सरगोशी की और स्कैनर निकालकर कमरे के चप्पे चप्पे का जायजा ले लेगा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसे डर था कि कहीं रमशा अचानक ना आ जाए। स्कैनर की बीप तेज हुई तो वो ड्रेसिंग टेबल के करीब पहुंचा। आईने के पीछे एक इंतहाई बारीक माइक्रो कैमरा और एक चिप लगी हुई थी। घटिया इंसान, तुमने एक बहन की प्राइवेसी को भी नहीं बख्शा। अदियान ने गुस्से से वो चिप उखाड़ी और इसे अपने पास महफूज कर लिया। इसने महसूस किया कि अब रमशा मुकम्मल तौर पर इन डिजिटल दरिंदों की नज़र से आज़ाद हो चुकी है। वो अभी कमरे से निकलने ही वाला था कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और रमशा बाहर निकली। वो सफ़ेद रंग के बाथरूम गाउन में लिपटी हुई थी। इसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर ताज़गी की सुर्खी थी। अदियान को अपने सामने देखकर इसके हलक से एक दबी सी चीख निकली और वो वहीं साकत रह गई। अली, तुम यहाँ मेरे कमरे में इस वक्त? रमशा की आवाज़ में खौफ, हैरत और शर्मिंदगी का एक ऐसा तूफान था जिसने अदियान को एक पल के लिए काटो तो खून नहीं वाली कैफियत में मुब्तला कर दिया। अदियान, जो दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिम के सामने पलक नहीं झपकाता था, आज एक मासूम लड़की के सामने अपनी नजरें फर्ज से ऊंची न कर सका। इसने फौरन अपना रुख मोड़ा और एक इंतहाई बावकार और धीमी आवाज में गोया हुआ, मैं आई एम सॉरी मैम, मेरा मकसद आपकी प्राइवेसी में मुखल होना नहीं था। मुझे लगा कि कमरा खाली है, मैं कुछ चेक करने आया था। रमशा ने अपने गाउन को मजीद सख्ती से समेटा।
इसकी सांसें बेतरतीब थीं। लेकिन अली, तुम्हें इजाज़त देनी चाहिए थी। तुम जानते हो ये मेरा बेडरूम है। रमशा के लहजे में अब शर्म के साथ थोड़ा गुस्सा भी शामिल था। अरियान ने एक सेकंड ज़ाया किए बगैर जवाब दिया, मैं जानता हूँ मैम, और मैं अपनी इस गलती की हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा यकीन करें, मेरी नज़रों ने वो नहीं देखा जो आपकी इज़्ज़त के खिलाफ हो। मैं एक मुहाफ़िज़ हूँ और मुहाफ़िज़ अपनी अमानत की बेहुरमती नहीं करता। इसके लहजे में एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी तार थी कि रमशा का गुस्सा एकदम बर्फ़ की तरह पिघल गया। अदयान ने नज़रें झुकाई, तेज़ी से कदम उठाए और कमरे से बाहर निकल गया। रमजा वहीं खड़ी रह गई, इसका दिल हथौड़े की तरह सीने से टकरा रहा था। वो आईने के सामने आई और खुद को देखा। इसे याद आया कि जब अली ने इसे देखा था, तो इसकी आंखों में कोई हवस, कोई गंदगी या कोई नीच सोच नहीं थी, बल्कि इसने एक पल के लिए भी इसे भरपूर नज़र से नहीं देखा था। कितना अजीब शख्स है ये। अगर इसकी जगह ज़ुबैर होता या कोई और, तो शायद इसकी नज़रें मुझे खा जाती। लेकिन अली, इसने तो अपनी पलकें तक नहीं उठाई। रमशा ने सोचा, और इसे पहली बार एहसास हुआ कि मर्दानगी सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि मर्दानगी तो इस नज़र का नाम है जो औरत की बेबसी या तन्हाई का फ़ायदा उठाने के बजाय इसकी हरकत की ढाल बन जाए। हया बाहर लॉन में अदियान खड़ा ठंडी हवा के झोंकों में खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इसने टाइमिंग का अंदाज़ा क्यों नहीं लगाया, लेकिन साथ ही इसे इस बात का सुकून था कि वो चिप अब इसके हाथ में थी। मेजर, क्या हुआ? आपका सांस क्यों फूला हुआ है? एजेंसी से इसके साथी ने पूछा। तो अदियान ने तल्खी से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मिशन पर तवज्जो दो, ऑपरेशन का वक्त करीब है। इसने महसूस किया कि अब वो रमशा के लिए सिर्फ एक गार्ड नहीं रहा, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन गया है जिसकी बुनियाद हया और एहतराम पर रखी गई है। वो जानता था कि कल जब रमशा को पता चलेगा कि अली असल में मेजर अदियान है, तो शायद वो इस वाक़ये को एक नई नज़र से देखेगी। मगर फिलहाल इसे ज़ुबैर और इसके हैकर्स को अंजाम तक पहुँचाना था। इसने आसमान की तरफ देखा, जहाँ अब सितारे बादलों से बाहर निकल कर आए थे। रमशा, आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा। ये मेजर अदियान का तुमसे आखिरी वादा है। इसने दिल ही दिल में कहा और अपने हथियार को चेक करते हुए आखिरी हिले के लिए तैयार हो गया। इसे मालूम था कि अगली सुबह बहुत से रकाब उतारने वाले हैं। इसकी अपनी हकीकत भी किसी धमाके से कम नहीं होगी। लेकिन इसे इस बात का इत्मीनान था कि इसने अपनी ड्यूटी और अपनी अखलाकियात के दरमियान कोई समझौता नहीं किया था। रिमशाब भी अपने कमरे में बैठी इस वाक़ये के सहर में थी। इसे अली की वो धीमी आवाज़ बार-बार सुनाई दे रही थी। मुहाफ़िज़ अपनी अमानत की बेहुरमती नहीं करता। इसे लगा जैसे इसके गिर्द तहफ़्फ़ुज़ की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है, जिसे अब कोई भी हैकर या कोई भी दुश्मन कभी पार नहीं कर सकेगा। और इसी यकीन के साथ इसने पहली बार सुकून की नींद के लिए आँखें मूंद लीं, जबकि बाहर अंधेरे में अदियान अपनी अकाबी नज़रें जमाए इसकी नींद का पहरा दे रहा था। सूरज की पहली किरण ने अभी उफ़क़ पर दस्तक ही दी थी कि मेजर अदयान की 3 हफ़्तों की खामोशी रियाज़त अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। वो रात भर नहीं सोया था। इसकी उँगलियाँ अपने मख़सूस इंटरप्ट फ़ोन पर तेज़ी से हरकत कर रही थीं और इसके कानों में लगी ब्लूटूथ डिवाइस से मुसलसल स्ट्राइक टीम की पोज़ीशन की रिपोर्ट्स आ रही थीं। सर, तमाम पोज़ीशन होल्ड्स कर ली गई हैं। हैकर्स का पूरा नेटवर्क हमारे डिजिटल घेरे में है। जैसे ही आपका सिग्नल मिलेगा, हम फायरवॉल गिरा कर इन्हें रंगे हाथों दबोच लेंगे। इसके सेकंड कमांडर की आवाज़ में जोश था। अदियान ने एक सर्द निगाह इस घर पर डाली, जहाँ इसने अली बनकर अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन गुज़ारे थे। ठीक है टीम अल्फा, अब हैकर्स के ठिकाने पर हट करें। टीम बीटा, अब घर के पीछे गेट को कवर करें। कोई भी परिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। अदियान ने अपनी मखसूस रफ्तार लहजे में हुक्म दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर पोच की तरफ बढ़ा, जहाँ गाड़ियों की चाबियां लटकी हुई थी। इसी लम्हे जुबैर बड़ी उजलत में अपना बैग समेटे सीढ़ियों से नीचे उतरा। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि हैकर से इसका राब्ता मुनक़ता हो चुका था और इसे खतरे की बू आ गई थी। ओए अली, गाड़ी निकालो, मुझे अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है। जुबैर ने चीख कर कहा तो अतियान ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। साहब, इतनी सुबह कहाँ की तैयारी है? अभी तो हिसाब बाकी है। अदियान के लहजे की अचानक तब्दीली ने जुबैर को चौंका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? हटो मेरे रास्ते से। जुबैर ने इसे धक्का देने की कोशिश की, मगर अदियान का वजूद किसी आहीनी दीवार की तरह अपनी जगह जमा रहा। रास्ता तो अब बंद हो चुके हैं ज़ुबैर साहब, आपके भी और इन दरिंदों के भी, जिनके लिए आपने अपने ही घर में नकब लगाई।
अदियान ने सर्द लहजे में कहा और अभी जुबैर कुछ समझ पाता कि बाहर पुलिस और एजेंसी की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। सादा कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने आनन-फानन घर को घेरे में ले लिया। रमशा और इसके वालिद शोर सुनकर बाहर आए तो मंजर देखकर दंग रह गए। जुबैर के हाथों में हथकड़ियां लग रही थी और वो गिड़गिड़ा रहा था, मामू मुझे बचा लें, ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। रमशा के वालिद ने गुस्से और सदमे से अपने भतीजे को देखा। अली, ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर में ये फोर्सेस क्यों आई हैं? इन्होंने घबरा कर पूछा तो अतियान ने बस इतना कहा, साहब थोड़ा सब्र करें, सच बहुत जल्द आपके सामने होगा। फिलहाल मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ये कहकर अदियान किसी को कुछ बताए बगैर खामोशी से वहां से निकल गया। रमशा की आंखों में आंसू थे और वो परेशानी के आलम में अली को पुकारती रही, मगर वो मुड़कर ना देखा। 2 घंटे बाद जब घर की फिजा में थोड़ा सुकून हुआ तो बाहर दो सिया चमकती हुई सरकारी गाड़ियां आकर रुकी, जिन पर एजेंसी का मखसूस लोगो लगा हुआ था। गाड़ी का दरवाजा खुला और इसमें से एक शख्स बरामद हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद हर फर्द का सांस रुक गया। ये वो अली नहीं था जो सर झुकाए कॉफ़ी का मग लाता था, बल्कि ये मुल्क की सबसे मोतबर एजेंसी का मायानाज़ ऑफ़िसर मेजर अदनान था। इसने आर्मी की शानदार इस्त्रीशुदा यूनिफ़ॉर्म पहन रखी थी। इसके कंधों पर मेजर के रैग सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। इसके चेहरे की वो तरशीदा सख्ती और आंखों का रूप ऐसा था कि सामने खड़े लोग खुद ब खुद पीछे हटने लगे। वो रफ्तार कदमों से चलता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहाँ रमशा और इसके वालिद हैरत के तस्वीर बने बैठे थे। रमशा की आंखें फटी की फटी रह गई। इसका दिल इतनी जोर से धड़का कि इसे अपने कानों में आवाज सुनाई देने लगी। वो शख्स जो कल रात इसके कमरे में नजरें झुकाए खड़ा था, वो मुल्क की इतनी बड़ी ताकत का मालिक होगा, इसने कभी सोचा भी ना था। रमशा के जहन में पिछले चंद हफ्तों के मनाजिर किसी फिल्म की तरह चलने लगे। वो खामोश निगाहें जो हमेशा ज़मीन पर गड़ी रहती थीं, वो धीमी आवाज़ जिसमें एक अजीब-सा ठहराव था। आज वो सब एक सैराब लग रहा था। ये वो अली नहीं था जिसे ज़ुबैर की झिड़कियाँ खामोशी से सहते देखकर इसे दुःख होता था, जिसके लिए वो अक्सर परेशान हो जाया करती थी कि ये इतना सीधा और बेज़र इंसान इस ज़ालिम दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा। आज इसके सामने एक ऐसा मर्द खड़ा था जिसके एक इशारे पर ताकतवर तरीन मुजरिम भी कांप उठे। रमशा को वो रात याद आई जब वो इसके कमरे में मौजूद था, कैसे इसने अपनी नजरें झुका ली थी और एक लम्हे के लिए भी इसकी बेबसी का फायदा नहीं उठाया था। इसका दिल बेसाख था, एक अनजाने फख्र और नदामत के मिले जुले जज्बात से भर गया था। फ़ख्र इस बात का कि इसकी हिफाज़त के लिए कुदरत ने एक ऐसे बावक़ार इंसान को भेजा था, और नदामत इस बात की कि वो इसे महज़ एक मामूली मुलाज़िम समझती रही। वो सोच रही थी कि जिस शख़्स के काँधों पर रियासत के इतने बड़े राज़ों का बोझ है, इसने कितनी ख़ामोशी और मोहब्बत से इसकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ख़याल रखा था। कॉफ़ी का मग धूप से बचाने के लिए पर्दा गिराना और इसके लिए लरज़ती हुई हिम्मत को सहारा देना, ये सब ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता था। इसके अंदर एक सवाल शिद्दत से उठ रहा था कि क्या इस रौबदार वर्दी के पीछे वाक़ई एक ऐसा दिल धड़कता है जिसने इसके लिए महसूस किया हो, या ये सब एक महज़ एक फ़ौजी की बेहतरीन अदाकारी थी। इसकी साँसें इस कशमकश में उलझ रही थीं और आँखों में एक अजीब-सी नमी तैरने लगी थी। अदियान ने रमशा के वालिद के सामने पहुंचकर एक बावकार सैल्यूट किया। सर, मैं मेजर अदियान हूँ, असिस्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से माजरत चाहता हूँ कि मुझे एक झूठी शनाख्त के साथ आपके घर में रहना पड़ा, लेकिन आपकी बेटी की जान और आपका डेटा दोनों शदीद खतरे में थे। अदियान की आवाज़ वहीं गूंजी थी जो किसी कमांडर की होती है। रमशा के वालिद ने कांपते हाथों से इसकी फाइल थामी। मेजर, तो आप कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, आप हमारे मुहाफिज बनकर आए थे। इन्होंने भराई हुई आवाज में पूछा था तो अदियान ने एक लम्हे के लिए रमशा की तरफ देखा, जो अभी तक बुत-बनी से देख रही थी। सर, मुहाफिज तो मैं आज भी हूँ, बस मेरा तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ था। ज़ुबैर ने आपकी बेटी का फ़ोन हैक करवा कर आपके सिस्टम तक रसाई हासिल करने की थी। हमने हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया है और ज़ुबैर के खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके हैं। ये रहा आपकी क्लियरेंस का लेटर, अब आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। अदियान ने फाइल मेज़ पर रखी।
रमशा ने आगे बढ़कर कांपती आवाज में पूछा, अली, मेरा मतलब है मेजर अदियान, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपने क्यों मुझे ये सोचने दिया कि मैं अकेली हूँ? इसके लहजे में गिला और आंसुओं की नमी थी। अदियान ने अपनी यूनिफॉर्म की सख्ती के बावजूद एक लम्हे के लिए अपनी नजरें नरम की। रमशा, सच हमेशा वक्त पर सामने आता है। अगर मैं अपना रूप ना बदलता तो शायद मैं आपको इन दरिंदों से ना बचा पाता। मेरी ड्यूटी आपकी हिफाजत थी, आपका एतमाद जीतना नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा मिशन मुकम्मल हुआ। अदियान का ये जुमला रमशा के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगा। सिर्फ ड्यूटी? क्या इस सब के पीछे सिर्फ आपका फर्ज था? रमशा ने तड़प कर पूछा तो अदियान खामोश हो गया। इसकी खामोशी में 1000 जवाब थे, मगर इसकी वर्दी से बोलने की इजाजत नहीं दे रही थी। सर, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। अदियान ने दोबारा सैल्यूट किया और मुड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। रमशा इसे जाता हुआ देखती रही। इसे वो तमाम लम्हे याद आए जब अली ने बगैर कहे इसका ख्याल रखा था, जब इसने अपनी नजरें झुकाई थी, जब इसने इसे दुश्मनों से बचाया था। इसे एहसास हुआ कि वो शख्स जिसने इसे जीना सिखाया, वो अब इसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था। अदियान। रमशा ने पहली बार इसे इस नाम से पुकारा। अदियान के कदम पोर्च में रुक गए, मगर इसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। आपने कहा था कि मुहाफ़िज़ अपनी अमानत की बेहुरमती नहीं करता। क्या आप अपनी इस अमानत को ऐसे ही छोड़कर चले जाएँगे? रमशा की पुकार में एक ऐसी तड़प थी कि अदियान का हाथ गाड़ी के हैंडल पर जम गया। इसने एक गहरी सांस ली और बगैर मुड़े कहा, मैंने आपको खतरात से आज़ाद करा दिया है रमशा, अब आप महफूज हैं और ये एक मुहाफ़िज़ का सबसे बड़ा इनाम होता है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और काले शीशों वाली गाड़ी गिर्द उठाती हुई बंगले से बाहर निकल गई। रमशा के वालिद ने इसे सहारा दिया, मगर रमशा की नज़रें इस गेट पर जमी हुई थी जहाँ से इसका अली जा चुका था और मेजर अदियान अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया था। इसने दिल ही दिल में सोचा कि क्या ये वाकई अंजाम है या एक नई दास्तान की शुरुआत। लेकिन एक बात तय थी, इसने इस बावकार मुहाफिज को अपना दिल दे दिया था, चाहे वो एक मेजर हो या एक मामूली बॉडीगार्ड। इसके लिए वो सिर्फ इसका मुहाफिज था जिसने इसकी हया और जिंदगी दोनों को बचाया था। मेजर अदियान की गाड़ियों का काफिला जा चुका था, मगर बंगले की फिजाओं में इसके रोबदार वजूद की खुशबू और इसकी बातों की गूंज अब भी बाकी थी। रमशा ड्राइंग रूम के वस्त में खड़ी इन कागजात को देख रही थी जो इसकी बेगुनाही का सबूत थे, मगर इसे इन कागजात से ज्यादा इस इंसान की फिक्र थी जो इसके सामने से एक सच बनकर गुजरा और इसे एक अधूरे ख्वाब में छोड़ गया। एक हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा और फिर पूरा महीना। जिंदगी बज़ाहिर अपने मामूल पर आ चुकी थी। ज़ुबैर अपने अंजाम को पहुंच चुका था और हैकर्स का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। मगर अमशा के लिए वक्त वहीं थम गया था, जहां मेजर अदियान ने इसे सैल्यूट करके अलविदा कहा था। वो अक्सर रातों को इसी बालकनी में खड़ी होती जहां इसे इसने अली को पहली बार पहरा देते देखा था। इसे महसूस होता जैसे अंधेरे में कोई अब भी इसकी हिफाजत कर रहा है। फिर एक रोशन इतवार की सुबह जब धूप लॉन में बिछी घास पर मोतियों की तरह चमक रही थी, घर की घंटी बजी। रमशा के वालिद ने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई सरकारी अफसर नहीं बल्कि मेजर अदनान अपने वालिदैन के हमरा खड़ा था। इसने आज फौजी वर्दी नहीं बल्कि एक नफीस सफ़ेद सलवार कमीज पहन रखी थी जिसमें इसकी शख्सियत का रोब अब भी बरकरार था। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैंने पिछली बार एक अधूरा मिशन छोड़ा था, आज इसे मुकम्मल करने आया हूँ। अदियान के वालिद ने मुस्कुरा कर रमशा के वालिद का हाथ थामा और ड्राइंग रूम में कदम रखा। रमशा जो सीढ़ियों की ओर से ये सब देख रही थी, इसका दिल जोर से धड़क उठा। साहब, मेरा बेटा मुल्क का मुहाफिज तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बाकायदा तौर पर आपकी बेटी की इज्जत और ज़िंदगी का भी मुहाफ़िज़ बन जाए। अगर आपको हम पर और अदयान पर भरोसा हो, तो हम रमशा का हाथ अपने बेटे के लिए माँगने आए हैं। अदयान के वालिद ने इन अल्फाज ने रमशा की दुनिया ही बदल दी। इसके वालिद ने अदयान की तरफ देखा।
جس کی نظریں آج بھی ویسی ہی جھکی ہوئی تھی جیسے اس رات اس کے بیڈ روم میں تھی۔ میجر، میں آپ کی بہادری اور شرافت دونوں دیکھی ہے۔ میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ میری بیٹی کا ہاتھ ایک ایسے مرد کے ہاتھ میں ہو جو عورت کا احترام کرنا جانتا ہو۔ انہوں نے خوشی کے آنسو پہنچتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ چند ماہ بعد جب شادی کی تمام مصروفیات ختم ہو چکی تھی، رمشا اور ادیان اپنے نئے گھر کے لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ رمشا نے مسکرا کر اسے دیکھا جو آج بھی کسی گہری سوچ میں تھا۔ ادیان، تم آج بھی بالکل ویسے ہی خاموش اور سنجیدہ ہو جیسے علی بن کر ہمارے گھر میں آئے تھے۔ کیا ابھی کوئی انڈر کور مشن چل رہا ہے؟ رمشا نے چھیڑا تو ادیان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اس کا ہاتھ اپنی مضبوط ہاتھ میں لیا۔ مشن تو اب شروع ہوا ہے رمشا۔ علی ایک باڈی گارڈ تھا جسے صرف تمہاری جان بچانی تھی، لیکن ادیان ایک شوہر ہے جسے تمہاری خوشیاں اور تمہارا مان بچانا ہے۔ اس نے ایک گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو رمشا، اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہماری زندگیوں کی کتابیں سوشل میڈیا کے صفحات پر کھلی پڑی ہیں، وہاں اپنی پرائیویسی اور اپنی عزت کا تحفظ سب سے مشکل کام ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں قریب کر لیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے غداروں کو ہمارے بیڈ رومز تک رسائی دے دی ہے۔ ہمیں اپنوں کی پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے گہرا زخم اکثر وہی دیتے ہیں جن پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ رمشا نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ تم نے ٹھیک کہا، اگر تم وقت پر نہ آتے تو شاید میں کبھی جان نہ پاتی کہ دشمن میرے اپنے ہی روپ میں میرے ساتھ تھا۔ ادیان نے ایک لمبا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ یاد رکھنا رمشا، محبت صرف میٹھے بول بولنے یا ساتھ گھومنے کا نام نہیں ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو آپ کی شرم و حیا کی محافظ بنے، جو رشتے کی عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ ایک مرد کا سب سے بڑا حسن اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کی وہ نظر ہے جو نامحرم کے سامنے جھک جائے اور اپنے محرم کے سامنے پگھل جائے۔ میں نے علی بن کر تمہیں صرف دشمنوں سے بچایا تھا، لیکن ادیان بن کر تمہیں اس دنیا کے ہر اس شر سے بچاؤں گا جو تمہاری مسکراہٹ چھیننا چاہے۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی کاٹ اور وہی ابدی سچائی تھی۔ رمشا نے محسوس کیا کہ وہ واقعی دنیا کی محفوظ ترین عورت ہے، کیونکہ اس کا محافظ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسا مرد ہے جس نے عشق و حیا کے پردوں میں جینا سکھایا تھا۔ رات کی تاریکی پھیل رہی تھی مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو کبھی مدھم نہیں ہونے والی تھی۔ ادیان نے خاموشی سے رمشا کا ہاتھ تھامے رکھا جیسے وہ بتا رہا ہو کہ اب سے لے کر آخری سانس تک وہ اس کے حصار میں ہے، جہاں نہ کوئی ہیکر پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ یہ ایک میجر کا اپنی شریک حیات سے وہ آخری وعدہ تھا جس کی تکمیل اس کی زندگی کا اب واحد مقصد بن چکی تھی۔ وہ دونوں ایک ایسی منزل پر کھڑے تھے جہاں الفاظ ختم ہو گئے تھے اور صرف ایک مقدس سکوت باقی تھا، وہیں سکوت جو سچی محبت کی سب سے بڑی گواہی ہوتا ہے۔ داستان عشق و فرض کا یہ سفر اس مقامی یقین پر تمام ہوتا ہے کہ پاسبانی محض جغرافی سرحدوں کی نگبانی کا نام نہیں بلکہ حقیقی محافظ وہ ہے جو کسی کے مان، رشتوں کے تقدس اور عورت کی حیا کی سرحدوں پر اپنی جان نچھاور کرنا جانتا ہو۔ ختم شد۔ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔